वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर। दिन भर से हम आपको खबरें और तज्जिए आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जबरदस्त किस्म का मुकाबला आज हुआ। वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और इस वक्त वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान बड़ा मुकाबला है। अपने पहले हाफ में हमने आपको अपडेट्स दी जिसमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि इस वक्त पीटीआई को, जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है लेकिन प्रोग्रेसिव वोटिंग में सबकत हासिल है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो भी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इस हवाले से भी हम 8 से 9 भी आपको बताते रहेंगे जो भी हमारे पास खबर और अपडेट होगी। डिप्टी कमिश्नर गिलगित ने हमें ज्वाइन किया है, नवीद अहमद साहब ने। उनसे जरा गुफ्तगू करते हैं और वहां की इस वक्त हालात और जो इंतजामी उमूर तय किए गए उस पर बात करेंगे। नवीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवीद साहब बताइएगा, बड़े अच्छे अंदाज में, पुरअमन अंदाज में जो वोटिंग का प्रोसेस था, जो पहला बड़ा क्रूशल मरला था सुबह 8 से शाम 5 बजे का, वो तो मुकम्मल हो गया। अब गिनती का मरला जारी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसके लिए एक अच्छी मनसूबाबंदी की गई थी, क्रेडिट लोगों को भी जाता है, आप लोगों को भी जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। ओवरऑल क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो पहला मरहला था आज पोलिंग डे के ऊपर, जो लोगों ने वोट अपने कास्ट करना थे, कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। और आज सबसे जो बड़ी इंप्रेसिव बात रही है पूरे दिन में, आज का जो टर्न आउट था काफी इंप्रेसिव रहा। मर्द और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के बड़े फूल प्रूफ किस्म के यहाँ पे जो इंतजाम किए गए थे। और ये जो इलेक्शन था क्योंकि कोविड इन्वायरमेंट में हुआ था, तो कोविड एसओपीज की कंप्लायंस के हवाले से भी खसूसी तौर पे यहाँ पे जो इक़दाम थे वो उठाए गए थे। पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह 5 बजे कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो बैलेट जो कास्ट किए गए हैं उनकी अभी काउंटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ पोलिंग स्टेशन से गैर अपनी नताइज भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं और कुछ जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सा वोटर्स की तादाद थी, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे अभी इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है। और पोलिंग का अमल कैसे जारी है? क्योंकि इस वक्त तो रात के 8 बज गए हैं, तो वो लोग अहाते में आ गए थे, उनके वोट कास्ट हो रहे हैं क्योंकि पोलिंग तो खत्म हो गई ना 5 बजे ऑफिशियली। जी बिल्कुल, 5 बजे जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो कंप्लीट हुआ था, लेकिन एज पर लॉ जितने वोटर हजरात जो कि कंपाउंड वॉल के अंदर उस इहाते के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, बिल्कुल उनका एज पर लॉ ये राइट बनता था कि उन्होंने वोट अपना कास्ट करना था। राइट 5 o'clock जो हमारे गेट थे वो क्लोज कर दिए गए थे तमाम पोलिंग स्टेशन के, और जो लोग इस तरह के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे वो अपना वोट इस वक्त वहां पे कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा मुझे बताएगा क्योंकि ये बात सामने आई थी कि हर वोट जो है वो कास्ट हो और हर वोट काउंट हो, इसको इंश्योर किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो कि इसमें काफी सारे बाहर से आए हुए ऑब्जर्वर्स हैं, हमारे अपने नेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के जो यहाँ पे जो रेप्स हैं, मीडिया की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इसमें इस पूरे पोलिंग प्रोसेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने मीडिया पे रिपोर्टिंग पर भी देखा होगा कि हर फोरम पे इस चीज को अप्रिशिएट किया गया था कि यहाँ पे मुकम्मल हर किस्म के ऑब्जर्वर्स को यहाँ पे फ्री एक्सेस प्रोवाइड की गई है कि वो जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट जो यहाँ पे इलेक्शन का जो इनेकाद था उसको ऑब्जर्व करें। और आज ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफी इस सारी चीज पे अप्रिशिएट किया जा रहा है। नवीद साहब ये बताएगा जो ऑफिशियल बैलेट है, क्योंकि मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के क्योंकि जैसे जो अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, उस हवाले से सोशल मीडिया में आया था कि जी टोटल ऑफिशियल गालिबन 700 है और ज्यादा बैलेट पेपर। इस हवाले से जरा बताएंगे, वजाहत करेंगे, असल हकायक क्या है? थोड़ा सा इसकी मैं जो कंफ्यूजन जो बाहर जो फेल करती रही है उसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई थी लेकिन उनको पोस्टल बैलेट जारी नहीं किए गए थे। ठीक, बाहर आपको पता है कि जो रूमर स्प्रेड हो जाती है वो ये थी कि जितनी एप्लीकेशन जमा हुई हैं शायद उनके बदले में सारे लोगों को पोस्टल बैलेट भी जारी कर दिया जाएगा। तो सिचुएशन बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पे पोस्टल बैलेट सिर्फ उन्हीं लोगों को जारी किया गया था जो एज पर लॉ जो उसके लिए जो एलिजिबल थे। इसके अलावा किसी दीगर शख्स को यहाँ पे पोस्टल बैलेट नहीं जारी किया गया। हाँ, अगर किसी एक दो ऐसे बंदे जो कि यहाँ पे अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करा के अगर उन्हें अपना पोस्टल बैलेट दे भी लिया तो उनकी जब रीवेरिफिकेशन कराई गई और रीवेरिफिकेशन में जब उनकी वो फेक जो थी
जो वेरीफाई ना हो सके तो उनका जो हमारे रिटर्निंग अफसरान है उनके पास ये मैंडेट है एज पब्लिक है कि जब रिजल्ट की कंसोलिडेशन होनी है और वो रीवेरिफिकेशन की बुनियाद पे उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कितने वोट होंगे, एक्चुअल वोट्स होंगे, जेन्युइन होंगे और इंशाल्लाह जेन्युइन वोट्स को ही एक्चुअल काउंट के अंदर शामिल किया है। चलें, बहुत शुक्रिया नवीद अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। डीसी गिलगित हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, सेनेटर हैं, PMLN के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का करम। बताइएगा सर, आप लोगों की वहाँ हुकूमत रही, अब इंतखाब हो रहा है, हमने देखा मरियम नवाज साहबा ने भी वहाँ पर भरपूर इलेक्शन कैंपेनिंग की। अब नताइज का वक्त आन पहुंचा है और प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। जाहिर बात है PMLN जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इंपॉर्टेंट जमात है, आप लोगों का वहाँ वोट बैंक है। आपकी क्या तवक्कुआत हैं? अभी हम 7 से 8 की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो तो कह रहे हैं PTI 15 से 17 नशिस्तें ले लेगी। पिछली दफा PMLN ने भी इतनी नशिस्तें 15 के करीब हासिल की थी, 15 या 16। इस दफा क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के? देखिए, 2-3 मुख्तलिफ जावियों से आप इसे देख सकते हैं जी। एक तो आपको इसको प्री पोल रिगिंग के हवाले से देखना होगा, और अगर आप इसको प्री पोल रिगिंग के हवाले से देखेंगे तो उसमें भी आपको 2 नुकात देखने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि जो वायलेशन हुई हैं इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की, जिसमें खुद वज़रा जो हैं वो जाके पैसे ऑफर करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि अगर आप जितने वोट देंगे हम इतने अरब रुपए खर्चेंगे, और मुख्तलिफ स्कीमें अनाउंस करते रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के दरमियान, वो तो सरीहन इल्लीगल है। लेकिन बहरहाल ये एक धांधली है जो की गई है। फिर आपने देखा कैसे हमेशा की तरह वो जो लोटों की सियासत की जाती है और इलेक्शन से 1-2 हफ्ता पहले जो जोड़ तोड़ की जाती है और मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों को फिर प्रेशर डाल के उन्हें तोड़ा जाता है, वो भी आपने देख लिया है। आज मुझे मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था ट्रांसमिशन, ये तो एक किस्म की धांधली हो गई। दूसरा भी खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो हमारी तरफ से वहां पे इंचार्ज हैं इलेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए, जी, उन्होंने भी अभी कुछ देर पहले कहा है कि कुछ पोलिंग एजेंट्स जो हैं उनको निकाला जा रहा है, जो टारगेट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये भी एक इल्जाम है। तो ये 3 चीजें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि अक्सर GB के इलेक्शन क्योंकि मुल्क के इलेक्शन के साथ नहीं होते, तो हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस होता है वो हुकूमत हमेशा इस्तेमाल करती है, और अक्सर औकात GB के इलेक्शन में जो पलड़ा होता है वो हुकूमत की तरफ जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको सामने रखनी पड़ेंगी। ठीक, लेकिन अगर आप चल से देखें जो मरियम नवाज साहिबा ने की है वहां पे, और जो अवामी रद्द अमल है, अगर आप उसको देखिए तो उससे आपको पता चलता है कि PMLN की पोजीशन अगर बड़ी कोई ब्लेटेंट धांधली नहीं हुई तो बहुत ज्यादा मजबूत होगी। मुसद्दिक साहब बताइएगा, पीपल्स पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या इस हवाले से आप लोगों का मामला नहीं तय पाया जा सका? मुलाकातें भी हुई, मरियम नवाज साहबा ने चाय पे मधु किया था बिलावल साहब को। जाहिर बात है PDM की सियासत, मुल्क की सियासत पे जरूर बात हुई होगी। क्या ये बेहतर ना होता कि अगर सीट एडजस्टमेंट होती तो ज्यादा चांस बन सकता था, PTI को ज्यादा टफ टाइम दिया जा सकता था? ठीक है, एक आपका ये नुक्ता नजर है और इसमें कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, लेकिन हम सियासी जमातें हैं, हमारा PDM के ऊपर तो एक नुक्ता नजर है जो वोट के बयानिए के हवाले से है, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में ये मुल्क जो है ये आइन और कानून के तहत चले। तो उस पर तो तमाम पार्टी जो हैं वो मुत्तफिक हैं, जिसकी वजह से PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग आगे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे को अपोज करती हैं, और जमहूरियत में सीट एडजस्टमेंट हो भी सकती है, मगर जरूरी नहीं कि सीट एडजस्टमेंट की जाए सिर्फ जीतने के लिए। ये क्या बात हुई? हम भी अपना नुक्ता नजर लेकर आते हैं सामने, वो भी लेकर आए नुक्ता नजर। हम कहीं जीत जाएंगे, कहीं हार जाएंगे, और यही जमहूरियत है कि कहीं पे जहाँ पे लोग चाहेंगे वहां हम जीतेंगे, जहाँ पे लोग चाहेंगे वहां हम हारेंगे। मगर जो चीज काबिल कबूल नहीं है वो चीजें हैं जो मैंने जिनकी निशानदेही की है कि आप इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ करें, या इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले पैकेजेस अनाउंस करना शुरू कर दें, या इलेक्शन वाले दिन पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालना शुरू कर दें, या जैसा कि मुल्की इंतखाबात में वो RTS सिस्टम को बंद कर दिया गया था 6-8 घंटे के लिए, इलेक्शन के जो नताइज हैं उन पर असरअंदाज होने के लिए। ये चीजें नहीं होनी। अच्छा, ये बताएगा आपने, हार जाए हम जीत जाए,
लोगों की मर्जी से हारे और लोगों की मर्जी से जीते तो हमें कोई हाँ, ये तो फेयर प्रिंसिपल है। कितनी सीटों पे मुसद्दिक साहब आप लोगों ने अपने, क्योंकि 23 सीटें हैं विच आर अप फॉर ग्रैब्स, एक पे इलेक्शन नहीं हो सका, बाकी जो है वो रिजर्व सीट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कुल आप लोगों ने 23 सीटों पे, तमाम सीटों पे पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं? वो मुझे तफसीलात आखिरी वक्त तक क्योंकि चीजें चल रही थी तो वो मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कितनी है, मगर ज्यादातर सीटों को पर इफ नॉट ऑल मेरे ख्याल में हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने कहा और मरियम साहिबा ने भी कहा कि जिन्होंने पीएमएलएन के इक्तदार में शरीक रहे और छोड़ दिया और इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, मैं आपसे जानना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अगर एक टेन्योर खत्म हो जाए और इलेक्शन से पहले आप अपनी पार्टी चेंज करके अवाम के पास जाएं, तो क्या उसको भी लोटा ही करार दिया जाएगा या उसकी वो फ्री चॉइस है कि वो इलेक्शन में किसी और सिंबल के साथ जा रहा है या आजाद हैसियत से जा रहा है? नहीं, देखिए, इसको आपको पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में देखना पड़ेगा। आपने सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात देखे थे ना, आप तो मौजूद थे। जी जी। और उसके बाद आपने उस पर बहुत से प्रोग्राम्स भी किए। आपने देखा कैसे 64 लोग खड़े हुए और जब गिनती की गई तो 50 या 51 में जितने भी वोट निकले, वो आपको पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है ना। ठीक है। तो आप उसके अंदर कोई भी उसको अल्फाज का जामा पहना दें, असल में तो लोटे ही थे और क्या थे। यानी एक अजीबोगरीब किस्म की उन्होंने इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं दिखा सके कि अगर आपने वोट नहीं देना तो मत दें, मगर खड़े तो मत हो। तो जिस मुआशरे में सियासत इस तरह की होती हो कि आपकी वीडियोस बनी हो, आपके ऊपर नैब के केसेस किए गए हों, आपके भाई के ऊपर कोई उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली हो, किसी की राइस मिल के ऊपर छापा मार के कब्जा कर लिया हो, और इन तरीकाकार के जरिए लोगों के वोट्स को इन्फ्लुएंस किया जाए या लोगों की वफादारियों को इन्फ्लुएंस किया जाए, तो फिर आप कैसे उसको एक फेयर तरीके इनको फिर दोबारा क्यों पार्टियों में ले लिया जाता है? फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन मुसद्दिक साहब, मेरा सवाल इसलिए है कि आपकी बात देखा जाए तो आप जो बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं फिर यही पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें आपकी भी शामिल है, उन्हीं लोगों को दोबारा ले भी लिया जाता है। तो कुछ खुद एहतसाबी करें चाहिए। जिन सेनेटर्स की आप बात करें उनके खिलाफ कोई एक्शन, आपने तो एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया था, मुझे याद है, आप सेनेट इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कुंडी साहब भी हमारे साथ लाइन पर है, आपकी पार्टी और पीपीपी ने उन सेनेटर्स की निशानदही करके कोई एक्शन ही नहीं लिया। नहीं, उसकी वजह ये है ना जी कि क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है तो आप निशानदही कैसे करें? प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। इल्जाम की बुनियाद के ऊपर तो हम चाहते तो बहुत से लोगों के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक के तहत कार्रवाई कर सकते थे, मगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। हमने काफी कोशिश की प्रूफ्स को ढूंढने की, लेकिन हमें कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। अगर किसी के भी खिलाफ हमें, ये तो हमें मालूम है ना कि 64 लोग खड़े हुए थे और 50-51 वोट पड़े थे, ये तो हमें मालूम है। लेकिन वो कौन से लोग थे जिन्होंने खड़े होने के बावजूद अपना जमीर बेचा और वोट नहीं दिया, उनकी निशानदेही हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक अनफेयर प्रोसेस होता कि सिर्फ इंट्यूशन की बुनियाद पे या शक की बुनियाद पे लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाता। लेकिन जो आपने मुकदमा पेश किया ना, वो ज्यादा सेंट्रल है और वो मुकदमा हम पे बनता है। वो मुकदमा ये है कि इस तरह के लोटे जो हैं, उन्हें जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं और इस वजह से अभी जैसे ये ट्रांसमिशन के अंदर भी आ रहा था कि बाज लोगों का इंफरादी इन्फ्लुएंस होता है, उनको फिर क्यों लिया जाता है? ये पार्टी के ऊपर मुकदमा आपका बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई एक शख्स लोटा होता है, और लोटा उस वक्त होता है जाती मुफाद के तहत या पार्टी के ऊपर जब सख्त वक्त आता है, जब मुल्क में जमहूरियत के ऊपर जब शक्कून मारा जाता है, तो फिर उसको पार्टी में दोबारा नहीं लेना चाहिए। ये मुकदमा आपका बरहक है पार्टियों। मेरे साथ ही रहेगा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कुंडी साहब, बताइएगा, पीपल्स पार्टी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हमें नजर आ रही है। जाहिर बात अभी तो हतमी तौर पे नताइज सामने नहीं आए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी मैसिव इलेक्शन कैंपेन चलाई। क्या तवक्कुआत हैं पीपल्स पार्टी की? कुछ आपके पास खबरें हैं कि आपके कैंडिडेट्स इस वक्त किन किन पोजीशंस पे हैं मुख्तलिफ हलकों में, जीबी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, पाकिस्तान के वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने वहाँ पर तकरीबन पूरा 22 मिनट से ज्यादा कैंपेन चले और तमाम हलकों में उन्होंने विजिट किया और गिलगित बल्तिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उन्होंने जो है अपनी पार्टी की कैंपेन चलाई। आज भी उधर ही हैं और उधर ही मॉनिटर कर रहे हैं इलेक्शन को। जी, जहाँ तक पोजीशन देखें, अभी रिजल्ट नहीं है, इतलात आ रही है। आज भी सुबह से भी कुछ गड़बड़ की इतलात थी और उसके बाद हमारी बहुत सी रिजर्वेशन थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के इदारे के ऊपर। जिस तरीके से कहा जाता था कि जी वजीर आजम जो है या वज़रा जो है या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हल्के का विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया ने देखा
टीवी पे देखा, आपने देखा, मैंने देखा, जिस तरीके से वो जरा गए, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर लोगों को ब्राइब किया, जिस तरीके से उन्होंने स्कीमों का ऐलान किया, जिस तरह करोड़ों रुपए देने की बात की, अगर वो शायद जितने स्कीमों का ऐलान उन्होंने जीबी में किया, अगर वो पाकिस्तान में अगर वो स्कीम इंप्लीमेंट करे तो आज मेरे ख्याल में नया पाकिस्तान बन गया होता। लेकिन जो भी है, ये चीजें हमने देखी है, अब देखते हैं अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, और मैं अब इस पोजीशन में मैं शायद गालिबन कुछ घंटों बाद ही होंगे कि वहां पर पूरा हमारा पता चले कि क्या पोजीशन है, या जो कुछ ऐसी लगे जहाँ पर कोटी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शंस देखे हैं और मुसद्दिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जब आप लोगों के दौर में इलेक्शन हो रहा था तो मुझे भी याद है कमर जमान कारा साहब मिनिस्टर होते थे, वो भी वहां पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। फिर इसी तरह बरजीस ताहिर साहब थे, मुसद्दिक मलिक साहब की जब गवर्नमेंट थी PMLN की, वो उनके पास कलमदान था, वो भी चला रहे थे। अब अली अमीन गंडापुर साहब भी, आपने सही कहा, हमने देखा चला रहे थे। तो सर, इसका तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठकर क्यों नहीं फिर फैसला कर लेती? क्योंकि अपनी अपनी बारी तो सबके वजीरों ने वहां पर इलेक्शन कैंपेन चलाई, और जाहिर बात है फंड्स की वहां पर जो है वो तकसीम किए गए होंगे, तो ये फैसला क्यों नहीं कर लिया जाता है? देखें, ये आपकी बात मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने कोशिश की कि हम एक जो है एक आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन के इंतखाब करें, उनको लें। हमने किया भी सही, लेकिन बाद में पता चला कि सबसे जो है वो तारीखी धांधलियां उन्हीं इलेक्शन कमिश्नरों के जो है दौर में हुई। RTS सिस्टम भी उन्हीं के दौर में बैठा, सब कुछ उन्हीं के दौर में हुआ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। अब आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो सका। देखिए, हम तो बड़े बकौल PTI के हम तो बहुत बुरे लोग हैं, हम तो आप उनकी बात मान लेते हैं कि आप बुरे लोग हैं? आप तो अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं बकौल उनके कह रहा हूँ ना। अच्छा। ये तो मदीने की रियासत वाले लोग हैं ना, मदीने की रियासत में इंसाफ होता है, कानून की अलमदारी होती है। क्या हमारा इलेक्शन कमीशन, क्या हमारा कानून ये कहते हैं कि आप ये काम करें? अब देखिए, अली अमीन साहब को तो डी खान ने भी एक बक्से उठाने की पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जो है उसके खिलाफ FIR थी, और उसके खिलाफ जो SP डी खान ने जो रिपोर्ट दी थी, इन सबको बक्सा चोरी करके लेके जा रहे थे पुलिस स्टेशन से, तो ये तो उनका माजी का रिकॉर्ड है वो सबके सामने। लेकिन आपने बात ठीक कही है कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि वो अपनी चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। वो आज हमें कहता है कि आप 10 लाख में या 15 लाख में या 30 लाख में कौमी समिति का इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान में कौन सा हल्का है इसमें जनफन तौर पर 30 लाख पे इलेक्शन हो सके? पता नहीं कौन सी दुनिया में ये रह रहे हैं। उनके अपने भी रिश्तेदार इलेक्शन लड़ते होंगे, उनसे पूछ लिया करें कि इलेक्शन का कितना। आज के तो वो पेनाफ्लेक्स भी 30 लाख और 50 लाख के इलेक्शन में नहीं बनते, इससे ज्यादा बनते हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने मुसद्दिक साहब से भी किया था कि बिलावल साहब और मरियम नवाज से आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट नहीं की अगर आपने तगड़ा मुकाबला देना होता है PTI को, क्योंकि बार कैफ PTI जाहिर बात है आप लोगों ने एक टर्म की हुई है वहां पर, और वहां के वोटर्स भी पॉलिटिकली मैंने देखा है कि काफी वाइज है, लिटरेसी रेट भी मैं देख रहा था काफी ज्यादा है वहां पर। इस तरफ आप लोगों ने नहीं सोचा, आप लोगों ने भी अलग-अलग इंतखाब लड़ा? देखिए, हमने पहले दिन से ये कहा था जब PDM बनी थी कि PDM का जो एक फोरम बना हुआ है ऑल पार्टीज का, वो इस हुकूमत के खिलाफ वो है। उसका ये नहीं है कि मगर इलेक्शन जाके इकट्ठे लड़ेंगे या हमारा कोई अलायंस होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी जमातें जो एक तरह के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक, आपने गिलगित की बात की। अब देखिए, नून का जो वजीर आला रहा है माजी में, जो गिलगित 2 से इलेक्शन लड़ रहा है, वहां पर हमारे उनके मुकाबले हमारे डिप्टी स्पीकर लड़ रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि डिप्टी स्पीकर को विड्रॉ करते हैं या CM साहब को विड्रॉ होते हैं? तो बहुत सी ऐसी चीजें जगह होती हैं जहाँ पर हमारा अलायंस बहुत मुश्किल हो, इक्का दुक्का जगहों पे शायद हो जाए जहाँ पर जो है कैंडिडेट कमजोर होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इलेक्शन अलायंस। इलेक्शन अलायंस से बेसिकली पार्टी को नुकसान होता है फ्यूचर में। तो ये चीजें जो है हमने तजर्बे किए हैं, और इलेक्शन अलायंस। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कितना बड़ा टेस्ट केस है एज ए लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? उन्होंने सिलेक्शन कैंपेन को लीड किया, मेरे ख्याल में उनकी ये पहली एक काविश है जिसमें वो खुद स्पेयर हेड कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए इसके नताइज? फैसल करीम कुंडी साहब। देखें, बिलावल भुट्टो ने पहले भी पिछले इलेक्शन में भी अपनी इंतखाबी मुहिम अपने कैंडिडेट्स की चलाई है, ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिलावल साहब उन जगहों पे गए हैं जहाँ पर लोग कहते थे कि भुट्टो शहीद हमारी जमाने में उनके साथ इलेक्शन मुहिम में था। हमने रात 12-12, 1-1 बजे ऐसे दुश्वार गुजार पहाड़ों में कैंपेन की कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम उन इलाकों में गए, उन बस्तियों में गए, उन शहरों में गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने पार्टी को मोबिलाइज किया, पार्टी का वर्कर चार्ज हुआ। आज कोई पार्टी का कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि चैनल बिलावल ने मेरे लिए कैंपेन नहीं की, मेरे लिए उन्होंने जो है तकरीर नहीं की। हर हल्के में, हर जगह पे जिधर भी उन्होंने उनको कहा कि आपने जलसा करना है, वो कॉर्नर मीटिंग भी करते रहे, जलसे भी करते रहे, इंडिविजुअल मीटिंग्स भी करते रहे, तो कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जी, मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने मरियम नवाज साहबा का आपने कहा उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, नवाज शरीफ साहब की आप लोगों ने कोई तकरीर वहां नहीं कराई, वीडियो लिंक पे स्वात में करवाई, गुजरावाला में करवाई थी, क्वेटा में। एक तो इस हवाले से बताएगा। दूसरा, पहले हाफ में
एनालिस्ट थे और अलीना शिगरी भी वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, एंकर भी रही। उनसे मैंने सवाल पूछा, उनका वहाँ पर जो लोग हैं, ज़ाहिर बात है फुटप्रिंट पाकिस्तान आर्मी का वहाँ है, वो ऐसा हमारा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इलाका है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बड़ी खिदमात हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो वो जो आपका एक एंटाई एस्टैब्लिशमेंट स्टांस है, गालिबन वो उसको ज़्यादा पजीराई वहाँ नहीं मिली, जिसकी वजह से तकरीर नहीं करवाई गई। कुछ इस पे बताएंगे हमें मुसद्दिक मलिक साहब? नहीं, देखिए, आपको तकरीर वकरीर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने जहाँ पे हमने तकरीरें करवाई हैं वहाँ पे आपने कौन सा दिखाएंगे। या तो आप जरूरत पैदा करें और आप लोग दिखाएं वो तकारीर। अगर आप आज मुझसे वादा कर लें कि आप नवाज शरीफ साहब की तकारीर दिखाएंगे, तो आप मुल्क के जिस कोने में हमारा जलसा हो रहा होगा, मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा लीजिए फिर कल तकरीर और अब जरा चलाइए। जब आप चला नहीं सकते तो आप सवाल कैसे पूछते हैं? और आप लोग तो पैमरा के नीचे भी नहीं आते, और इस वक्त तकारीर तो पैमरा ने रोकी नहीं। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि आपका कौन सा ज़ाब्ता इखलाक है, या आपके ऊपर कौन सा पैमरा का बोझ है, या आपके ऊपर कौन सा कोर्ट ऑर्डर है कि आप कुछ लोगों की तकारीर तो दिन रात चलाते हैं और कुछ लोगों की शक्ल। इस पे भी कोई लेजिस्लेशन कर देना मुसद्दिक साहब, आप भी माशाल्लाह हुकूमत में वज़ीर आज़म के तर्जुमान रहे हैं, कुड्डी साहब भी रहे हैं, कोई मिलके इस पे भी लेजिस्लेट कर लेना। नहीं, हम तो अपनी तरफ से आपको लेजिस्लेट क्या करें, हमने तो आपके जो पीटीवी हमारे दौर में इमरान खान साहब की तकारीर भी दिखाता रहा है, इमरान खान साहब के धरने भी दिखाता रहा है, इमरान खान साहब के लोग जो हैं वो आके अपने नुक्ता नजर भी पेश करते हैं। आपको हमने कब पीटीवी में आप लोग भी कर रहे हैं ना लाइव, अपने नुक्ता नजर तो पेश कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा के भी मैं तो कह रहा हूँ कि आप चला नहीं रहे ना। गिलगित बल्तिस्तान की विजुअल्स दिखाए, उनकी तकरीर दिखाई। बिल्कुल, आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से खुद ही जिक्र कर दिया, वरना मैं तो शायद ये बात भी ना करता। लेकिन बार के एक क्वेश्चन तो बनता है कि जो स्टैंड है, ये बात देखिए सो दो बातें कर लेते हैं। एक तो मैंने अपना सिंसियर नुक्ता नजर आपके सामने पेश किया कि पीटीवी अगर एक इंडिपेंडेंट इदारा है तो पीटीवी को इंडिपेंडेंस दिखानी चाहिए, जो हमारे दौर में किसी हद तक वो दिखाता रहा। मैंने आपको बताया कि ईंटें पत्थर मारे जा रहे थे टीवी स्टेशन पे, आपके टीवी स्टेशन पे कब्जा भी कर लिया गया था, मगर उसके बावजूद हमने इमरान खान साहब को बैन नहीं किया। तो चलें इस बात को छोड़ दें। अब दूसरा नुक्ता नजर है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी जगह के ऊपर फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का या किसी का भी किसी सियासी जमात का इंफ्लुएंस ज्यादा है, तो वहां पे क्या हम अपना मुकदमा पेश ना करें? हम हारे या जीते, हम अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। मरियम साहिबा वही मुकदमा पेश कर रही हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वही मुकदमा पेश कर रहे हैं, और हम ये मुकदमा पेश करते रहेंगे। किसी जगह पे जीतेंगे, किसी जगह पे हारेंगे। मैंने आपसे पहले ये कहा है कि हार या जीत से खौफ नहीं है किसी भी सियासतदान को, हमें सिर्फ जमहूरियत से गर्ज है। अगर अवाम के वोट से हम हार जाएं, क्योंकि वहां पे काम पीपल्स पार्टी ने ज्यादा किया हुआ है, या वहां पे पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में जीत सकती है, वो एक लोग वोट दे के हमें हरा दें, हम हार जाएंगे, हमें कोई गर्ज नहीं। लेकिन वोट के बगैर आप हमें हराने की कोशिश करें, ये नाकाबिले कबूल है, और इसी के खिलाफ हमारा ये इल्हाक भी है जिसको आप पीडीएम कह रहे हैं, और हमारा प्रोटेस्ट भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है PMN के, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, हमने आपके सामने हुकूमती नुक्ता नज़र भी रखा, अपोजिशन का नुक्ता नज़र भी रखा। हमारी पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से कोशिश होती है कि तमाम राय को सामने लेकर आया जाए और फिर लेट द पीपल डिसाइड कि वो इस किसकी जो राय है उसको ज़्यादा पजीराई देते हैं। बार कैफ इलेक्शन हो रहा है, इलेक्टोरल जो गिनती है वो इस वक्त काउंट हो रही है, और अब देखते हैं कि टोन और टेनर से वैसे बहुत सी चीज़ें वाजे हो जाती हैं। मुसद्दिक साहब और फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, सेनेटर फैसल जावेद और शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू सुनी, कुछ आपने खुद भी नतायज अखज़ किए होंगे कि जो टोन और टेनर थी उससे किस तरह हौसले लग रहे हैं। बार कैफ हम दोबारा आपको ज़रा दिखाते हैं जो हमने ज़िला गिलगित के हवाले से जो एक फिगर्स आपके सामने रखी हैं। 65,449 मर्द वोटर हैं और 53,010 ख़वातीन वोटर्स हैं। कुल वोटर्स की तादाद 1,18,459 है ज़िला गिलगित में। ये हमने आपके सामने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका जो इस वक्त अप फॉर ग्रैब्स है ज़िला गिलगित। ज़िला नगर मर्द वोटर्स की तादाद 20,491 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 16,681 है और 37,172 कुल वोट हैं ज़िला नगर में। वहाँ पर भी आज ये वोट कास्ट हुए हैं, अब उनके नताइज भी जैसे ही हतमी तौर पे आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़िला हुंज़ा मर्द वोटर्स की तादाद 22,328 है जो 51% बनता है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 21,275 है, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 43,603 है ज़िला हुंज़ा में। और ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी
मर्द और ख़वातीन वोटर्स की अच्छी खासी परसेंटेज है। ज़िला स्कर्दू मर्द वोटर्स की तादाद है 53,999, ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 44,571 और कुल वोट जो यहाँ पर है वो 98,570 हैं, 1 लाख के लगभग हैं ज़िला स्कर्दू में। तो डीसी साहब भी बता रहे थे कि वोटर टर्नआउट अच्छा जा रहा है, गिलगित का वो अहवाल हमें दे रहे थे। हम कोशिश करेंगे स्कर्दू से भी बात करें। हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया कि यहाँ पर बड़े मुकाबले हो रहे हैं। आप उनको उन्होंने बताया कि मोहम्मद यूनुस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद यूनुस साहब स्कर्दू से पीटीवी के नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अभी हम स्कर्दू के ही फिगर्स बता रहे थे, कुछ बताएंगे अपडेट क्या है इस वक्त? ज्यादातर दिलचस्पी लोगों की है कि इस वक्त क्या गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो आपके को मौसूल हुए हैं, क्योंकि बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है स्कर्दू में। जी स्कर्दू में अगर मैं बात कर लूँ तो स्कर्दू हल्का नंबर 1 है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा जकरिया खान मखून वो लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है सईद मेहदी शाह, पीपल्स पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। राजा जकरिया खान मखून के 3477 वोट हैं, जबकि 900 वोट के फर्क से सईद मेहदी शाह दूसरे नंबर पे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाजी अकबर ताबान 889 वोट लेकर तीसरे नंबर पे हैं। अगर स्कर्दू हल्का 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो पीटीआई का इतिहाद है एमडब्ल्यूएम के साथ। मोहम्मद काजिम मैसम जो है ना उम्मीदवार है एमडब्ल्यूएम के, वो मामूली फर्क से है, कम फर्क से वो लीड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सईद मोहम्मद अली शाह दूसरे नंबर पे है, जबकि मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार वो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। अगर स्कर्दू हल्का 3 की अगर मैं बात कर लूँ तो आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम जो है वो लीड कर रहे हैं। उनके मुकाबले में हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद है पीटीआई के, वो दूसरे नंबर पे हैं। जो हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद की अगर बात कर लूँ तो वो इस तब जो असेंबली के जो है ना स्पीकर असेंबली भी हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं। अगर मैं स्कर्दू हल्का 4 की अगर बात कर लूँ तो वहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार जो है राजा नासिर जो है वो लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पे जो है ना पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। अगर मैं हल्का खरमंग की अगर बात कर लूँ, खरमंग में वाजिब बरतरी है। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं अमजद जैदी वो जीतने के बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं। अच्छा। की जो सूरत हाल है ये मुझे बताइएगा जी यूनुस, ये मुझे बताइएगा ये जो 2 आजाद उम्मीदवार आपने बताए हैं तो इनकी पहले कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन थी और ये अब आजाद हैसियत में खड़े, क्योंकि ये आपने बताया एक हल्के में पीटीआई से वो आगे हैं और एक हल्के में आपने कहा स्पीकर असेंबली से वो आजाद उम्मीदवार आगे हैं, तो ये आजाद उम्मीदवार तगड़े हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग थी? अगर मैं इनकी हिस्ट्री अगर बताता चलूँ तो स्कर्दू हल्का नंबर 3 में वजीर सलीम जो है वो भी जो है ना टिकट के लिए उम्मीदवार थे पीटीआई की तरफ से। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना फिर फिदा मोहम्मद नाशाद साहब को जो है ना टिकट दिया। वजीर सलीम साहब जिसके बाद ना आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन में हिस्से ले रहे हैं। इसी तरह स्कर्दू हल्का नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूँ वहाँ पर भी राजा नासिर साहब जो है वो भी उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, जबकि वजीर हसन जो है ना वो टिकट लेने में कामयाब हुए थे पीटीआई के। जी अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि जो कोई ऐसा नतीजा अभी तक आया है जो जिससे पता चले कि कोई कामयाबी हासिल हुई है या अभी भी प्रोसेस में है? और डीसी गिलगित से जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा जो लोग कंपाउंड में आ गए थे वो अभी भी वोट कास्ट कर रहे हैं, वो गिलगित का बता रहे थे। स्कर्दू में ऐसी सूरत तो नहीं, अब सिर्फ गिनती हो रही है या वोट भी डाले जा रहे हैं जो लोग कंपाउंड में मौजूद थे 5 बजे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 बजे के बाद कुछ ही जो है ना पुलिस स्टेशन में वो लोग थे वो कास्ट कर रहे थे वोटर्स। इसके अलावा जो है ना इस वक्त गिनती का अमल जारी है। सिर्फ एक हल्का है गांछे का जहां पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल जो है वो 6206 वोट के साथ तकरीबन जीतने के उसमें पोजीशन में है, जबकि पीटीआई के शमसुद्दीन जो है 5361 वोट के साथ दूसरे नंबर पे है। ये वाहिद जो हल्का है जहां पे तकरीबन जो है ना गिनती का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। गांछे का आपने बताया? जी जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएंगे वोटर्स के लिए जो इलेक्शन कैंपेन इतनी ज्यादा हुई, आप वहीं के नुमाइंदा हैं, किन इश्यूज ने लोगों को ज्यादा इंप्रेस किया होगा वोट डालते हुए? आपकी राय में एनालिसिस आपका क्या है? नहीं, ओवरऑल अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में भी पीपल्स पार्टी के जो है
बिलावल जरदारी साहब आए थे, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज साहिबा भी आई थी। इसके साथ वफाकी वज़रा और जो है ना मुशीर खास भी आए थे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी भी यहाँ पे आए थे। और अगर मैं बात कर लूँ तो इलेक्शन जो कैंपेन जो है ना बेहतरीन अंदाज में चली है यहाँ पे। मजमूई तौर पर यहाँ के लोकल्स की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मसाइल इनके है, बहुत पसमानदा इलाके भी हैं। इनकी अगर बात कर लूँ तो ज्यादातर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसा कोई उम्मीदवार उनके हल्के से आए जो ओवरऑल तरक्याती प्रोग्राम के साथ साथ लोगों के जो बुनियादी मसाइल है उनको तरजीही बुनियादों पर हल कर लें। ठीक है। और स्कर्दू के ज़्यादा जो मसाइल हैं वो लोगों के बिजली का इशू है, सेहत का इशू है और दीगर रोज़गार का इशू है, पसमानदगी का इशू है। ये वो इशूज़ हैं जो लोग चाहते हैं जो भी पार्टी जीतती है वो लोगों की यही तवक्कुआत हैं कि वो इनके ये मसाइल हल करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। जबकि तब्दीली ज़्यादातर लोग हैं पीटीआई के, इस वक्त मैं स्कर्दू में बात कर लूँ तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी यही तवक्को की जा रही है। और इससे कल भी जो है ज्यादातर जो रोजगार के मौके जो है ना बिजली पानी के मसाइल हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन के आने जाने के जो रोड के मसाइल वो इश्यूज हैं वो लोगों के जहन में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूनुस, नुमाइंदा पीटीवी हमसे गुफ्तगू करते कर दूं। एक नुक्ता मैं जरूर यहाँ बयान करना चाहूंगा कि जिस तरह का इलेक्शन हुआ है, जो हमें अब तक फीडबैक मिल रही है, चाहे वो हमारे नुमाइंदे बात कर रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातों के जो अकाबरीन हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन हुई, दुनिया को ये मैसेज वाज़े तौर पर किया। डीसी गिलगित बात कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने ज़बरदस्त अंदाज में और खुले अंदाज में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे जिस तरह की कैंपेन चली है, कोई धौंस धांधली ज़बरदस्ती छुप छुपा के कोई काम नहीं हुआ। जो हमने मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म के नाम निहाद इंतखाबात होते हैं और जिसमें वहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं वो भी शिकवा कर रही होती हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को नहीं छोड़ा जाता, इंटरनेशनल मीडिया को ऑब्जर्व नहीं करने दिया जाता, तो ये क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की जो केयर टेकर सेटअप है, पॉलिटिकल पार्टीज के, वहाँ के लोगों को, कि जिस खुले अंदाज में ओपनली जलसे हुए, जलूस हुए, इख्तलाफी बातें हुई, कोई नुक्से अमन का वाकया नहीं हुआ, किसी ने किसी का गिरबान इस तरह नहीं पकड़ा हुआ था, इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक आयरन कर्टन नहीं बिछा हुआ था। जैसे मकबूजा कश्मीर में जब इलेक्शंस होते हैं नाम नेहाद, जब कठपुतली किस्म के वहाँ पर वज़राए आला और नुमाइंदे लाए जाते हैं, और जिस तरह भारत का एक आयरन कर्टन, एक आहनी पर्दा जो कि अब 2019 5 अगस्त से पड़ा हुआ है, ऐसी सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम नहीं हमें देखने को मिली। तो मेरे ख्याल में ये जरूर हमारा क्रेडिट जो है वो बनता है और पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि इस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। जैसे मैंने कहा, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से अहम है कि इंशाअल्लाह ये हमारा सूबा बनेगा, लेकिन इंटरनेशनली भी ये जो है वो फोकस में रहता है। तो ये कम से कम एक अच्छी तस्वीर पाकिस्तान की गई। और जिस तरह के कल हमें बताया गया कि भारत के नापाक अज़ाइम है और यहाँ पर सी पैक और दयामीर भाषा डैम पिवट है पाकिस्तान के लिए, तो ये क्रेडिट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पीटीवी में बैठ के और केयर टेकर सेटअप जो गिलगित बल्तिस्तान के, आपकी बहुत से इतराज़ात होते हैं, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब या फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे, उसका मेरा उनको यही कहना था कि उनके दौर में भी जब उनकी फेडरल गवर्नमेंट्स थी, मेरे ख्याल में वक्त आ गया, अगर जैसे सेनेट के इलेक्शन में इन लोगों को इतराज़ात है तो सेनेट की इलेक्शन के तरीक़ाकार खुफिया रायदही को ख़त्म करके एक नया कानून साजी कर लें। इसी तरह ये भी तय कर लें कि जी जब फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होगी, जब भी इंशाल्लाह ये आखिरी इलेक्शन तो नहीं, इसके बाद और भी बहुत से इलेक्शन आएंगे, क्या रोल होना चाहिए फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स, क्योंकि हमने माजी में कायरा साहब को देखा, बर्जीज ताहिर साहब को देखा, अब वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से मोतरज़ थे। बाहर का ये आम नुक्ता है जिसको मेरे ख्याल में हमें ज़रूर तसलसल से कहना चाहिए। पूरी दुनिया ने देखा है जिस किस्म का लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, सख्त तरीन मौसमी हालात के बावजूद, मुश्किल टेरेन है, हमने देखा बुजुर्ग लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए थे, बर्फबारी वहाँ पर हुई भी है, ख़वातीन बाहर आई हैं। तो उस हवाले से जो है ये एक ज़बरदस्त किस्म की विजुअल्स गए हैं और मेरे ख्याल में ये एक मुस्बत पहलू है जिसको हमें ज़रूर उजागर करना चाहिए कि आपके इख्तलाफ सही। और मेरे ख्याल में जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन लड़ी गई, अब ये जिस तरह के हालात होते हैं, ज़ाहिर बात है वी लिव इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ज़मीनी हक़ाइक़ सबके सामने हैं। तो इस हवाले को मैंने सोचा था, इस पॉइंट को मैं ज़रूर अपनी ट्रांसमिशन का जो सेगमेंट है उसमें ज़रूर उठाऊँगा। इलाका हमारा जारी है। नूर मोहम्मद उबैदुल्ला बेग, हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान 6,
बड़ा मुकाबला, ये नूर मोहम्मद और उबैदुल्लाह बेग के दरमियान जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बड़े मुकाबले, कांटेदार मुकाबले जिनके नताइज पे हमारी नजरें मरकूज है। नूर मोहम्मद बामुकाबला उबैदुल्लाह बेग, उबैदुल्लाह बेग साहब पीटीआई से है और नूर मोहम्मद साहब जो हैं वो गालिबन शायद इंडिपेंडेंट है। आमिर ज़िया साहब सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आमिर ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आमिर साहब ये बताइएगा कि किस तरह देख रहे हैं नताइज को। हमने इस ट्रांसमिशन में आपको अगर हम बताएं तो शहबाज गिल साहब मौजूद थे, फैसल जावेद साहब फ्रॉम द पीटीआई, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और फैसल करीम कुंडी साहब फ्रॉम पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी रिस्पेक्टिवली। आप किस तरह देख रहे हैं? जाहिर बात है वो प्री पोल रिगिंग के कुछ एतराजात उठा रहे थे, पीटीआई कह रही थी कि जी बिल्कुल वाजे है कि हमारा जो लोग हमें अब मौका देंगे क्योंकि इनको पहले आजमा चुके हैं। एज ए जर्नलिस्ट आप किस तरह देख रहे हैं सारी इलेक्शन कैंपेन को, इलेक्शन डे को जो कि आज वोटिंग हुई और अब गिनती के अमल को? देखिए, जो हमेशा से रिवायत रही है गिलगित बल्तिस्तान की नहीं बल्कि आजाद कश्मीर की भी, कि हमारी तारीखी तौर पर यहाँ पे इंतखाबात गैर मुतनाज़ा होते हैं और गैर मुतनाज़ा ही होने चाहिए। हमारी जो बड़ी सियासी जमातें, कौमी सियासी जमातें, उन्हें वहाँ पर मतलब इलाकों में जिनकी एक हसासियत है भारत की वजह से कि हमारा वहाँ पे मौजूदा तस्वीर के हवाले से, तो उस किस्म की जो हम कौमी सियासत में मनफियत लेके जाते हैं, हमें गुरेज करना चाहिए। जो मनफियत जो है आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में लेके जाएं। अब तक जो तारीख रही है उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि इंतखाबात गैर मुतनाज़ा होते हैं, इनमें कभी भी इस किस्म के इल्जाम नहीं लगे न उछाले गए। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हमारे बाद सियासतदानों की कोताबीनी कि इन्होंने इंतखाबी अमल से पहले से शोर मचाना शुरू कर दिया था कि जी कोई ना कोई धांधली होगी। वो कि आप देख रहे हैं कि तमाम इख्तिलाफ की जमात हुकूमत तो वो खुल के जलसे भी कर रहे हैं, लोगों तक अवाम तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई वाकयात होते हैं तो उसको आप जनरल फैक्टर नहीं कह सकते। हमारे यहाँ ये इंतखाब उसी तनाजुर में हमेशा हिसाब से रहे वैसे ही रहे हैं और रहने भी चाहिए। जी आप ठीक कह रहे हैं कि गैर मुतनाज़िर रहने चाहिए। अब मुल्की सियासत पे क्या मुमकिन असरात पड़ सकते हैं जो इसके नताइज आएंगे, क्योंकि मुल्की सियासत तो बहुत गर्मा गर्म है। बात ये होती है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात होते हैं वहाँ सबसे मकामी मसाइल पर होते हैं। आप ये देखें कि हमारे इख्तिलाफ के लोगों ने कोशिश की जाकर कि इसको कौमी इश्यूज के ऊपर लेके जाएं, लेकिन क्योंकि पीडीएम खुद एक तकसीम हुई हुई जमात है, उनके यानी कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सिलेक्शन नहीं लड़ा और अलग अलग जमात के बयानी में भी आपको एक वो नजर आएगा, तजाद नजर आएगा। तो मैं नहीं समझता कि जो कौमी सियासी मसाइल थे वो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पर असरअंदाज होंगे। वहां पे जो वोटिंग अवामी राय का कोई आपको एक नमूना मिल सकता है? वो आपकी बात ठीक है, वो हमारे मसाइल और उनके मसाइल को इस तरह कंपेयर नहीं कर, लेकिन क्योंकि इस वक्त दावेदार है पीडीएम और उनका कहना है कि जी हमने एक रिदम बना लिया है, जो हमने जलसे 3 किए गुजरावाला में, कराची, क्वेटा और अब पिशावर का, चूंकि अब 22 नवंबर को होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर पीटीआई ज्यादा सीटें लेती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी हमने गुफ्तगू करते सुना, उन्होंने हाफजाबाद और स्वात में किया, उन्होंने कहा अवाम अभी भी मेरे साथ है। क्या अवामी आरा को जांचने का ये एक अच्छा बैरोमीटर साबित हो सकता है? गिलगित बल्तिस्तान के लिहाज से होगा कि तारीखी हवाले से हमेशा जो वफाक में हुकूमत होती है वही जीतती है यहाँ पर। तो ये कोई इसमें वो, दूसरी बात है कि पीडीएम का बयानिया तो नहीं है वहां पर गिलगित में। यहाँ पर पीपल्स पार्टी का बयानिया था, नून लीग का बयानिया था। पीडीएम ने किसी एक प्लेटफॉर्म से तो इंतखाबात नहीं लड़े। ठीक, तो बिलावल का इंतखाबी एजेंडा कुछ और था, मरियम साहिबा कुछ और था। जो मरियम के एजेंडे को, नवाज शरीफ के एजेंडे को जो पीडीएम के लोग बाज ओन करते हैं, वो तो आप देखेंगे नून लीग तीसरे नंबर पर है वहां पर, ठीक है ना। तो असल मुकाबला जो होगा, जिन सीटों पर क्लोज मुकाबला है, वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हुक्मरान जमात ने मुस्लिमीन से इत्तेहाद किया हुआ है और एक माजी का जो हमेशा से इशू रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमें रिपोर्ट भी आई है और सर्वे भी हुए, उसमें हुक्मरान जमात जो वाक में उसको ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि चलो, थैंक यू वेरी मच आमिर ज़िया साहब हमसे गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, हमारी ट्रांसमिशन में हमने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ सियासी आरा भी आपके सामने लेकर आएँ, सवालात भी हमने किए, उनके जवाबात भी आपने सुने, हमने आपको अपडेट्स भी दिए अपने नुमाइंदगान के थ्रू कि इस वक्त वोटिंग पैटर्न्स क्या हैं। और गांचे के हवाले से उन्होंने कहा कि लगता ही है कि उसमें सबकत हासिल हो रही है पीपल्स पार्टी को। ट्रेंड है स्कर्दू में कि पीटीआई जो है वो 3 सीटों पर आगे जा, 2 सीटों पर आगे जा रही है और 2 पे आज़ाद उम्मीदवार। इसके अलावा डीसी गिलगित बल्तिस्तान ने हमें बताया कि जो लोग कंपाउंड में मौजूद थे उनको भी यहाँ के रायदही दिया जा रहा है। तो ये बड़ा मुतालबा था कि एवरी वोट मस्ट बी कास्टेड, एवरी वोट मस्ट बी काउंटेड।
सवाल यह है कि अब हम उम्मीद करेंगे कि एक भरपूर इंतखाबी मुहिम और पुरअमन इंतखाबी अमल वोटिंग के बाद जो नताइज आएंगे उनको कबूलियत दी जाएगी इन द लार्जर गुड, और जो अवामी राय है उसको तस्लीम किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि इसमें आपको आगे बढ़ना होता है और जो पाकिस्तान की दरीना मसाइल हैं उसके हल के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनका किरदार है वो ये अदा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको आने वाले घंटों में मजीद अपनी ट्रांसमिशन के तवसत से जो नताइज हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान के गिर्द घूमती हुई सियासत है उसका आता पेश करें। लेकिन मैंने जो कहा कि दुनिया के लिए बेहतरीन आज के मनाजिर थे जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में अवाम अपनी खुले अंदाज में बगैर किसी रोक टोक के, पाबंदियों के, रुकावटों के वो उन्होंने हक रायदाई इस्तेमाल किया है। जिसको वो वोट देते हैं सौ बिस्मिल्लाह उनको इक़्तिदार मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान का। तो ये हमारा सेगमेंट था। अपना फीडबैक हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। 9 बजे का खबरनामा जरूर सुनिएगा। मुझे सैयद अनवारुल हसन और इस वक्त की ट्रांसमिशन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।